नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। खबरों को विस्तार से जाने आइए, उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा। मुखवा में मां गंगा दर्शन पूजन, पैदल यात्रा और बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने हर्षिल में किया जनसभा को संबोधित। पीएम ने कहा, उत्तराखंड की प्रगति के लिए खुल रहे हैं नए रास्ते। हर सीजन में टूरिज्म रहना चाहिए ऑन। लंदन में कश्मीर से जुड़े सवाल पर विदेश मंत्री का बयान। पाकिस्तान के अवैध कब्जे से कश्मीर के हिस्से की वापसी होते ही हल हो जाएगा कश्मीर का पूरा मसला। बब्बर खालसा का आतंकवादी आज तड़के उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से गिरफ्तार। जर्मनी में बैठे अपने आका और आईएसआई के संपर्क में था लाजर मसीही। पिछले साल पंजाब में न्यायिक हिरासत से हुआ था फरार। और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रविवार को भारत न्यूजीलैंड की भिड़ंत। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को दी शिकस्त। मिलर का शतक भी नहीं आया काम। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे। उत्तरकाशी स्थित मां गंगा की शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा में प्रधानमंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना की। शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री की ये यात्रा अहम मानी जा रही है। इस वर्ष गंगोत्री के कपाट 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन खुलेंगे। उस वक्त मुखबा से गंगा की डोली गंगोत्री तक जाएगी। गंगा का ग्रीष्मकालीन प्रवास वहीं होता है। हिमाच्छादित शिखरों और दुर्गम घाटियों से होकर गुजर रही भागीरथी का तेज प्रवाह और मनमोहक दृश्यों को प्रधानमंत्री ने देखा। गंगा का उद्गम स्थल गोमुख है, जो गंगोत्री से करीब 25 किलोमीटर दूर है। वहीं पर एक ग्लेशियर से भागीरथी की धारा निकलती है। उत्तराखंड के ही गढ़वाल जिले के देवप्रयाग में जब भागीरथी की धारा में अलकनंदा समाहित होती है, तब सदानीरा गंगा बन जाती है। मुखवा में प्रधानमंत्री के स्वागत में स्थानीय लोगों ने पारंपरिक नृत्य किया, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हुए, जो कि समृद्ध भारतीय परंपरा और विरासत के प्रति प्रधानमंत्री के प्रेम को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने यहां स्थानीय लोगों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जादुंग और पीडीए के लिए मोटर बाइक एवं एटीवी आरटीवी रैली को हरी झंडी भी दिखाई। सीमावर्ती नेलांग जादुंग पीडीए का क्षेत्र बहुत ही मनमोहक शीत मरुस्थली पठार है, जो अभी तक पर्यटन की गतिविधियों से अछूता रहा है। पीएम के इस कार्यक्रम के बाद यहां पर्यटन विकास के नए द्वार खुल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सिलवासा जा रहे हैं। प्रधानमंत्री दादरा नगर हवेली और दमन दीव में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। स्थानीय लोगों का भी मानना है कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने इलाके की तस्वीर बदल दी है। यहाँ के लोगों से बात की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। प्रधानमंत्री सिलवासा, दादरा नगर हवेली, इसके अलावा दमन द्वीप में कई हजार करोड़ की परियोजना है, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। उद्घाटन भी करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे। कुछ लोग इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, आप अगर पिछले 8-10 सालों में देखें, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप में कितना बदलाव आप देख रहे हैं? सारे अच्छे वातावरण यहाँ बनाए गए हैं, जो बहुत पहले हम लोग इसको मिस करते थे। तो एक बदलाव यह है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो रेड टेपेज थी, आज रेड कारपेट इंडस्ट्री को मिल रही है। इससे बड़ी मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को और कुछ नहीं चाहिए। एक जमाना था यहाँ पर हम लोग कहते थे कि हमारा संघ प्रदेश जो है वो बाकी देश से हम लोग करीबन 14 साल पीछे आजाद हुए, लेकिन आज समांतर हमें उतना न्याय दिया जा रहा है। आज जो विकास है वो पूरे भारत में जैसे विकास चल रहा है, उस समान रूप से हमारे यहाँ उसी तौर पर विकास चल रहा है। और मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, शिक्षा में जो क्रांति यहाँ पर जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो यहाँ पर लाए, हमारे प्रशासक माननीय प्रफुल्ल भाई पटेल जी के यहाँ पर नेतृत्व में जो काम हो रहा है,
वो काम काबिले तारीफ है। जैसे महिलाओं को हमारे क्षेत्र में बात की जाए तो उनका जो विजन रहा है वुमेन एम्पावरमेंट का और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का, तो हमारे यहाँ टोटल 296 जितनी एसएचजी ग्रुप्स है और 15 जितनी सिल्वन दीदी जो है जो आत्मनिर्भर बनते हुए खुद का काम कर रही है। और उसी के साथ अगर हम एजुकेशन की बात करें, हेल्थ सेक्टर की भी बात करें, तो ये इतना बदलाव आया है कि हमारे क्षेत्र में हमारे लिए नहीं पर हमारे नेक्स्ट 2 जनरेशन्स के लिए भी बहुत अच्छी बात है जो उन्होंने हमारे लिए हमें इतना फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई। तो ये आपने देखा, ये लोग थे प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इनका भी मानना है कि पिछले 10-11 सालों के अंदर काफ़ी बड़ा बदलाव दादर नागर हवेली, इसके अलावा दमन द्वीप में देखने को मिला है और अपने प्रधानमंत्री का ये लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दादर नागर हवेली। प्रधानमंत्री का सिलवासा दौरा कितना खास है, इस पर डीडी न्यूज ने एक्सक्लूसिव बात की दादरा नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के साथ। दादरा नगर हवेली के प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इस समय आप नमो हॉस्पिटल में हैं, यहाँ के गरीबों के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए ये कितनी बड़ी सौगात है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है नया भारत। नया भारत सिर्फ शब्दों से नहीं होता है, आचरण से होता है। मुझे लगता है कि ये सेंट्रल एयर कंडीशन अस्पताल बहुत कम मतलब कि जिलों में होगा पूरे देश के, वो यहाँ उपलब्ध है। यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो सारी व्यवस्था है। मॉड्यूलर ऊटी है और न केवल ऑपरेशन हो सकता है, विशेषज्ञ जो विदेश से जो विदेशों में बैठे हैं वो जुड़ सकते हैं ऑपरेशन के समय, और जो विद्यार्थी हैं वो सीख भी सकते हैं। तो इस तरह का ये कॉम्बिनेशन किस सोच के साथ था? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ की टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ ये हमारा ओटी है। इस ओटी में रोबोटिक सर्जरी होती है। ये जो सर्जरी हो रही है मेडिकल कॉलेज के बच्चे भी देख सकते हैं, यहाँ के जो स्टाफ है, जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वो भी देख सकते हैं। अगर आपको ओपिनियन चाहिए, सेकंड ओपिनियन या तो डूरिंग दी सर्जरी, तो आप किसी भी वर्ल्ड के किसी भी सेंटर पे आप उसके साथ कनेक्ट करके आप उनका ओपिनियन ले सकते हो। तो ये थे हमारे साथ प्रफुल्ल भाई पटेल जो बता रहे थे कि प्रधानमंत्री की इन तमाम योजनाओं ने इस इलाके में कितना बड़ा परिवर्तन किया है। अब प्रधानमंत्री 7 तारीख को आ रहे हैं और कई परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे जो आने वाले समय में दमन और दादर नागर हवेली के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, सिलवासा। बढ़ते आगे, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ब्रिटेन के दौरे के दौरान लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में पाकिस्तान और कश्मीर के मुद्दे पर उन्होंने बात की। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर को लेकर विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे से कश्मीर के हिस्से की वापसी होते ही कश्मीर का पूरा मसला हल हो जाएगा। Removing Article 371, then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. पाकिस्तान के अलावा विदेश मंत्री ने चीन के मुद्दे पर भी बात की। भारत के साथ चीन के रिश्ते और बॉर्डर को लेकर किए गए सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अगर दोनों देशों की सीमा अस्थिर है तो यह अनिवार्य रूप से हमारे संबंधों के विकास और दिशा को प्रभावित करेगा। So the challenge is this, that when any country rises, its balances with the world and with its neighbors obviously change. Now when two countries of this size, this history, this complexity, this consequence rise broadly in parallel, and obviously they have an interplay with each other. I think the issue is how do you create stable equilibriums and then transition into the next set of equilibriums, the next phase of equilibriums. And we want a stable relationship being the challenge in the relationship. And obviously for us, because of the border, for us the management of the border, the assumption for the last 40 years has been that there must be peace and tranquility in the border areas if the relationship is to grow. If the border is unstable or is not peaceful or is not tranquil, obviously it will have consequences on the growth and direction of the relationship. वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने विदेश दौरे के दूसरे चरण के तहत आज से आयरलैंड के दौरे पर रहेंगे। आयरलैंड के दौरे पर वे अपने समकक्ष साइमन हैरिस से द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वे कई अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे।
साथ ही वे भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। भारत और आयरलैंड के बीच साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, सांस्कृतिक संबंधों और बढ़ती आर्थिक आवश्यकताओं पर आधारित मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध है। विदेश मंत्री की ये यात्रा आयरलैंड के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को नई गति प्रदान करेगी। खबर तेलंगाना से आ रही है। तेलंगाना में संपन्न हुए एमएलसी चुनाव में 3 सीटों में से 2 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों को ऐतिहासिक जीत मिली है। ये सीटें करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद, मेडक, एमएलसी ग्रेजुएट क्षेत्र से चिनामेल अंजी रेड्डी गारू और एमएलसी टीचर्स क्षेत्र से मलका कुमारैया की जीत हुई है। चिनामाइल अंजी रेड्डी को चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर और करीमनगर कलेक्टर पामेला सतपथी ने चुनाव का विजय प्रमाण पत्र दिया। अंजी रेड्डी को दूसरी प्राथमिकता के मतों की गिनती के बाद 5,106 मतों से जीत मिली है। उन्हें कुल 98,637 मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के नरेंद्र रेड्डी को 93,531 मत प्राप्त हुए। अपनी जीत के बाद मीडिया को दिए एक बयान में अंजी रेड्डी ने एमएलसी के रूप में अपना वेतन छोड़ने की घोषणा की। उन्होंने क्षेत्र में स्कूलों के विकास के लिए धन का योगदान करने का वादा किया। तो तेलंगाना एमएलसी चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत। करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद, मेडक से चिनामेल अंजी रेड्डी गारू जीत गए हैं। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के एमएलसी चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के लिए जनता को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि एमएलसी चुनाव में अभूतपूर्व समर्थन और आशीर्वाद के लिए तेलंगाना के लोगों को धन्यवाद देता हूं। हमारे नवनिर्वाचित उम्मीदवारों को बधाई। मुझे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बेहद गर्व है, जो बड़ी मेहनत से लोगों के बीच काम कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में टीडीपी सरकार के एमएलसी प्रत्याशियों के चुनाव जीतने पर भी बधाई दी है। पीएम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा है कि विजयी उम्मीदवारों को बधाई। केंद्र और आंध्र प्रदेश में एनडीए सरकारें राज्य के लोगों की सेवा करती रहेंगी और राज्य की विकास यात्रा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। नई सरकार देश की राजधानी को अपराध मुक्त बनाने की तैयारी में जुट गई है। दिल्ली पुलिस द्वारा रात्रि गश्त के तहत विशेष सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के बीच हुई अहम बैठक के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में बीती रात दिल्ली पुलिस द्वारा गश्त अभियान चलाया गया। कांस्टेबल से लेकर पुलिस कमिश्नर तक पूरी रात सड़कों पर गश्त करते नजर आए। जगह जगह सड़कों पर बैरिकेड लगाकर जांच पड़ताल की गई। राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। पाकिस्तान के आईएसआई से कथित संबंध रखने वाले बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी कि बीकेआई और आईएसआई मॉड्यूल के सक्रिय आतंकवादी को उत्तर प्रदेश एसटीएफ और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया गया है। आतंकी लाजर मसीह को उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से आज तड़के गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आतंकवादी बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी कि बीकेआई के जर्मनी स्थित मॉड्यूल के प्रमुख स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी के लिए काम करता है और पाकिस्तान स्थित आईएसआई के गुर्गों के साथ इसके सीधे संपर्क भी हैं। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने आतंकवादी से कुछ विस्फोटक सामग्री और अवैध हथियार बरामद करने में सफलता पाई है। तो उत्तर प्रदेश एसटीएफ और पंजाब पुलिस को इस संयुक्त अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है, जहां बब्बर खालसा का आतंकी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में गिरफ्तार किया गया है। आतंकी का नाम लाजर मसीही बताया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में आज सुबह गिरफ्तार किया गया है और इसकी दबिश की गई है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकी है ये, जिसको उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। कई विस्फोटक सामग्री जैसे कि 3 हथगोले, 2 सक्रिय डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्तौल और 13 विदेशी कारतूस शामिल हैं। इसके अलावा पास से एक सफेद रंग का विस्फोटक पाउडर, गाजियाबाद के पते वाला एक आधार कार्ड, बिना सिम कार्ड वाला एक मोबाइल फोन भी इससे बरामद हुआ है। यह आतंकवादी आपको बता दें 24 सितंबर 2024 यानी कि पिछले साल को पंजाब में न्यायिक हिरासत से भाग गया था।
सुबह यूपी पुलिस के साथ हमारी पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। इससे लार्जर से हमें 3 हैंड ग्रेनेड्स एक्टिव है। ऑब्वियसली ये जीवन फौजी, जो स्वर्ण सिंह एलियस जीवन फौजी, जिसने रिसेंट टाइम्स में काफ़ी हैप्पी पशियाँ, जिसने बॉर्डर बेल्ट में अभी रिसेंट टाइम्स में आईसी बैग मॉड्यूल के तहत पुलिस स्टेशंस पर अटैक किए थे, ग्रेनेड अटैक्स किए थे, ये उनका एक मेन ऑपरेटिव था। और अब इसे हम लेकर आएंगे, फिर इसका प्रॉपर रिमांड लेकर इससे पूछगिछ की जाएगी। हमें उम्मीद है कि इसकी अरेस्ट से एक जो मॉड्यूल है वो हमने बस्ट कर लिया है, एंड जो भी इनके ऑपरेटिव्स हैं, फुट सोल्जर्स हैं, वो सारे इसके पता चल जाएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और किसानों के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पंजाब पुलिस ने बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा के चंडीगढ़ कूच करने के प्रयास को विफल कर दिया। किसानों ने जब चंडीगढ़ जाने का प्रयास किया तो पुलिस ने बलपूर्वक रोक लिया, जिसके बाद गुस्साए किसान चंडीगढ़ के रास्तों पर बैठ गए और वहीं धरना शुरू कर दिया। दरअसल आपको बता दें, बीते सोमवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की किसानों के साथ बैठक के दौरान तीखी बहस हुई और भगवंत गुस्से में बैठक को छोड़कर चले गए, जिस पर किसान नेताओं ने नाराजगी जताई। गुस्साए किसान जब 5 मार्च को प्रदर्शन के लिए निकल रहे थे तो कई किसान हिरासत में ले लिए गए थे। पंजाब पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारी किसानों को किसी भी कीमत पर चंडीगढ़ पहुंचने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को चंडीगढ़ में प्रवेश करने से रोकने के लिए चंडीगढ़ मोहाली सीमा पर अवरोधक लगा दिए। गहन जांच के कारण सीमा चौकियों पर मोहाली से चंडीगढ़ तक यातायात बाधित हो गया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई और यात्रियों को असुविधा हुई। सियासी दलों ने इस मामले में मान सरकार पर हमला बोला है। साथ ही किसान संगठनों का समूह एसकेएम एमएसपी की कानूनी गारंटी, राज्य की कृषि नीति को लागू करने और राज्य सरकार द्वारा एमएसपी पर 6 फसलों की खरीद की मांग कर रहा है। कुल मिलाकर पंजाब में किसान भगवंत मान सरकार के खिलाफ गुस्से में हैं और अभी ये आंदोलन लंबा चलने के आसार हैं। विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन में खालिस्तानियों द्वारा उकसाने वाली कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। साथ ही ब्रिटिश प्रशासन की ओर से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आह्वान भी किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया है कि यूके दौरे के दौरान विदेश मंत्री की सुरक्षा में सेंध वाली घटना के चित्र देखे गए हैं। हम इस छोटे समूह के अंतर्विरोधी और चरमपंथी कार्यों की कड़ी निंदा करते हैं। हम ऐसे लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों की निंदा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ब्रिटिश सरकार इस प्रकार के मामलों में अपने लोकतंत्र के सिद्धांतों को पूरी तरह से निभाएगी। गौरतलब है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के लंदन दौरे के दौरान कुछ खालिस्तानी तत्वों ने उनकी कार को घेरने और हमला करने की कोशिश की है। संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में अब 18 मार्च को सुनवाई होगी। इस मामले में बुधवार को एसडीएम संभल वंदना मिश्रा के यहां सुनवाई होनी थी, लेकिन उनके अधिवक्ता के समय बढ़ाने के आग्रह पर सुनवाई की अगली तारीख 18 मार्च निर्धारित की गई है। इस मामले में एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि सांसद मकान अपना नाम ना होने या मकान पुराना होने का साक्ष्य नहीं दे पाए हैं। वहीं सांसद के अधिवक्ता मोहम्मद नईम का कहना है कि वकीलों की हड़ताल के कारण एसडीएम कोर्ट में नहीं बैठी हैं और उन्होंने अपनी ओर से सभी साक्ष्य उपलब्ध करा दिए हैं। बता दें कि संभल के दीपा सराय में बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने के आरोप में तहसील प्रशासन ने सांसद को नोटिस दिया था। सांसद की ओर से उनके वकील ने मकान को सांसद के नाम ना होने और निर्माण पुराना होने का दावा किया था। ये जो विनियमित क्षेत्र में अवैधानिक रूप से मकान निर्माण का जो भी मामला था, उसमें अग्रिम तिथि 18 मार्च की नियत की गई। उनके द्वारा बार बार समय मांगा गया। जितनी बार भी उनके द्वारा समय मांगा गया साक्ष्य देने के लिए, तो हमने उनको पर्याप्त समय दिया साक्ष्य देने के लिए। पर अभी तक जिन बिंदुओं को उन्होंने स्वयं उठाया कि ये नवनिर्माण नहीं है, ना तो उसके पक्ष में उन्होंने कोई साक्ष्य दिया। दूसरा बिंदु उनके द्वारा उठाया गया कि यह मकान जो है वो किसी अन्य व्यक्ति के नाम है, उसके संबंध में भी कोई साक्ष्य उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है। कई बार अवसर मांगने के बाद भी उनके द्वारा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया जा रहा था, उसी क्रम में जुर्माना लगाया। अधिवक्ताओं की हड़ताल भी है, जिस कारण मैडम बैठी नहीं है कोर्ट में, वो किसी कार्य से बैठी गए भी हैं। हमने अपना जवाब कंप्लीटली दाखिल कर दिया फाइल में, कोई कमी नहीं है, जो भी है अगले डेट पर हो जाए।
इसके साथ ही संभल में होली और रमजान के त्योहार के मद्देनजर डीआईजी, डीएम और एसपी ने फोर्स के साथ गश्त की। डीआईजी ने दोनों त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए थाना प्रभारी को निर्देश दिए। हिदायत देते हुए कहा गया कि जो भी कानून का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। में कुल 3 करोड़ रुपए के बजट के आसपास सेफ संभल नाम का एक प्रोजेक्ट है, वो प्रशासन द्वारा लाया जाए, जिसमें फेस आइडेंटिफिकेशन के साथ में हर चौराहे पे कैमरे हैं वो पुलिस द्वारा लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा रूरल एरियाज में भी करीबन 600 के आसपास गांवों में प्रशासन के सहयोग से और जन सहयोग से ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कैमरे हैं वो लगाए जा रहे हैं, ताकि हर गांव में पुलिस की सुरक्षा है वो लास्ट माइल तक पहुंच सके। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कर्नाटक में लोकायुक्त ने आज सुबह विजयपुरा शहर में एक बड़े छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया। ये छापा होम बोर्ड के एफडीए अधिकारी के ठिकानों पर मारा गया। आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में लोकायुक्त पुलिस ने कर्नाटक होम बोर्ड के एफडीए अधिकारी शिवानंद केम्बाम्वे के आवास और फार्म हाउस पर छापा मारा है। फिलहाल जब्त हुए दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी गई है और आय से संबंधित सबूत जुटाने के लिए तलाशी अभियान जारी है। कर्नाटक लोकायुक्त ने जनवरी 2025 में भी छापेमारी की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था। तब 8 सरकारी अधिकारियों से जुड़े ठिकानों पर रेड डाली गई थी। जिन अधिकारियों की यहां छापेमारी की गई थी उन पर भी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगे हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के हथगाम थाना क्षेत्र के रायपुर मुआरी गांव में गोत्सकर और गैंगस्टर इमरान पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इसने कब्रिस्तान के जमीन पर अवैध तरीके से 2-2 मंजिला मकान बनाया था। जिला प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए मकान को गिरा दिया। इस कार्रवाई के दौरान राजस्व टीम के साथ जिले के कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मुस्तैद रही। साथ ही शांति व्यवस्था के मद्देनजर पूरे क्षेत्र के ड्रोन कैमरे से निगरानी भी कराई गई। कुख्यात गैंगस्टर इमरान के ऊपर जनपद में 12 से अधिक मुकदमे पंजीकृत है। इसमें पूर्व 14A के अंतर्गत गैंगस्टर प्रक्रिया में संपत्ति का जब्तीकरण किया गया था। उसी क्रम में सरकारी जमीन पर बने मकान का ध्वस्तीकरण राजस्व टीम और पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा कराया गया है। जनपद फतेहपुर के अंतर्गत थाना हदगांव क्षेत्र में आज कुख्यात गैंगस्टर इमरान द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। इमरान के ऊपर जनपद में 12 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। ये कुख्यात गौतस्कर रहा है। इसके पूर्व 14A के अंतर्गत गैंगस्टर अधिनियम में इसकी संपत्ति का जब्तीकरण पुलिस के द्वारा किया गया था। क्रम में सरकारी जमीन पर इसके द्वारा जो कब्जा किया गया था और जो मकान का निर्माण किया गया था उसका ध्वस्तीकरण राजस्व टीम और पुलिस प्रशासन के द्वारा करवाया जा रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ में करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में संगम स्नान से वंचित रहे लोगों को हापुड़ में एक और अवसर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर संगम का जल दमकल विभाग की गाड़ी से हापुड़ जनपद में लाया गया है। दमकल विभाग की गाड़ियों के माध्यम से महाकुंभ संगम का करीब 3200 लीटर पवित्र जल जनपद हापुड़ में पहुंचाया है। दमकल की गाड़ियों में भरे पवित्र जल का वितरण किया जा रहा है, जिससे महाकुंभ स्नान का पुण्य सभी को मिल सके। हापुड़ के गांव के हर एक व्यक्ति को पवित्र जल मिल सके, इसी उद्देश्य को लेकर संगम का जल गांव-गांव में भेजा जा रहा है और ग्रामीणों को वितरित भी किया जा रहा है। ये पवित्र महाकुंभ का आयोजन हुआ, उसके बाद में जो लोग वहाँ पे किसी कारणवश नहीं जा पाए स्नान करने, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन की पहल पर ये हमारे यहाँ पर जल आया हुआ है पवित्र त्रिवेणी से। इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वितरित करा पाएँ। तो इसमें एक कार्य योजना बनाई गई है, जिसको हम लोग सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव और प्रधानों और लेखपालों के माध्यम से इसको भिजवा रहे हैं और वहाँ पर इसको लोगों को आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा जल वितरित किया जाएगा। सब गाड़ी वृहद क्षमता से पानी का जल वहाँ से आ सकता था, बाकी दूसरे माध्यम से इतने आसानी से नहीं आ सकता था।
तो सभी 75 जनपदों में यह जल संगम का, त्रिवेणी का जो पावन जल है वो लाया गया है। हमारे जनपद में लगभग 3200 लीटर जल आया है, जिसे जो है अलग अलग माध्यम से ब्लॉक से आगे ग्राम पंचायतों में और नगर पालिकाओं में और स्टाफ और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सबके यहाँ पर कुछ क्वांटिटी जितनी पॉसिबल है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और अब खबर मौसम से जुड़ी हुई। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत के मौसम ने करवट ली है। बीते 2 दिनों से तेज हवाओं की वजह से मौसम में ठंडक है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में इस दौरान बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली सहित उत्तर पश्चिम भारत में तेज हवाएं चल रही हैं। वहीं 7 से 11 मार्च तक आंशिक बादल छाए रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान जताया है। वहीं अगले 2 से 3 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत और विदर्भ क्षेत्र में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है, जबकि कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी और शीतलहर का असर जारी है। भारतीय नौसेना नौकायन पोत INSV तारिणी केप टाउन की अपनी आगे की यात्रा के लिए पोर्ट स्टैनली से रवाना हुई। INSV तारिणी नाविकी सागर परिक्रमा 2 अभियान के अपने पूरे दूसरे चरण को पूरा करके पोर्ट स्टैनली पहुंची थी। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारियों, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए के दल द्वारा पोत का संचालन किया जा रहा है, जो भारत की समुद्री अन्वेषण की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। प्रवास के दौरान तारिणी चालक दल ने ड्रैग के मार्ग से गुजरते हुए समय अपने सबसे खतरनाक चरण के दौरान हुई खामियों को दूर करने के लिए नाव की मरम्मत और रखरखाव का काम भी किया। INSV तारिणी के आगंतुकों का भी तांता लगा रहा, जिसमें भारतीय प्रवासी, स्थानीय और पर्यटक शामिल थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज विशाखापत्तनम में पोस्ट बजट चर्चा में भाग लेंगी। वे MSME के डिजिटल फुटप्रिंट पर आधारित क्रेडिट असेसमेंट मॉडल का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर वित्त मंत्री संबोधित भी करेंगे। इस दौरान वे कार्यक्रम में शामिल लोगों के प्रश्नों का जवाब भी देंगे। इसके बाद वित्त मंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में बंधक बनाए गए लोगों को रिहा करने के लिए हमास को अंतिम चेतावनी दी है। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा कि शालोम हमास का मतलब नमस्ते और अलविदा है। आप इसमें अपना विकल्प चुन सकते हैं। सभी बंधकों को अभी रिहा करें और जिन लोगों को आपने हत्या की है उनके शवों को तुरंत लौटा दें, वरना आपके लिए सब खत्म हो जाएगा। केवल बीमार और विकृत लोगों के शवों को रखते हैं और आप बीमार और विकृत हैं। ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो हमास का एक भी सदस्य सुरक्षित नहीं रहेगा। ये पोस्ट ट्रंप द्वारा व्हाइट हाउस में बंधकों के एक समूह से मुलाकात के बाद आई है, जिन्हें हाल ही में युद्ध विराम के तहत रिहा किया गया था। उधर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने ये पुष्टि की है कि बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका सीधे हमास के साथ बातचीत कर रहा है। खेल की खबरों का रुख करें तो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भिड़ने वाली दोनों टीमें अब तय हो चुकी हैं। भारतीय टीम का सामना न्यूजीलैंड से होने वाला है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीतने के लिए 9 मार्च को दुबई के मैदान में भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। इससे पहले दुबई में खेले गए पहले सेमीफाइनल में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची। चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में ये 5वीं बार है जब टीम इंडिया इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए DD न्यूज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।